गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में। जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है जिसको हम सीसीएफ बोलते हैं। एक्चुअली सीसीएफ क्या होता है, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इसमें, उन सब का हम डिस्कशन करेंगे सीसीएफ के अंदर। बेसिकली जो कंजेशन होता है, उस कंजेशन वर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी कंडीशन के कारण पेशेंट में जो पेशेंट का सर्कुलेशन होता है उसमें कहीं भी जाम की कंडीशन हो जाए, है ना। जैसे क्या होता है कि किसी चौराहे पे आगे से भी जाम लग जाए, पीछे से जाम लग जाए और लेटरली जाम लग जाए, है ना, दोनों साइडों से। तो क्या होने वाला है कि जो ट्रैफिक है वो ना आगे से पीछे जा पाएगा, ना पीछे से आगे जा पाएगा। तो कंडीशन जो होने वाली है वो सीसीएफ में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि एक ऐसी कंडीशन डेवलप होने वाली है जो एबनॉर्मल होगी फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ हार्ट के हिसाब से। जहां पे जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, हार्ट अनेबल होगा किसमें, अप्रोप्रिएट कार्डियक आउटपुट को जनरेट करने में। और इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से जो होने वाला है, जो रिक्वायर्ड जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट थी बॉडी की, वो रिक्वायरमेंट क्या नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी। और जो फेल्योर ऑफ पंपिंग एक्टिविटी है वो अपने को देखने को मिलेगी। इसका मतलब ऐसा हम समझेंगे कि हार्ट की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें एक कंजेशन जैसा हमें कुछ दिखेगा, जाम जैसा जो कुछ दिखेगा, और रिजल्ट में जो मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट होती है और जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाएगा। और फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी। अब सीसीएफ को हम बेसिकली समझें कि जो सीसीएफ है ये अप्रोप्रिएट कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू फेल्योर ऑफ पंपिंग एक्टिविटी। हार्ट फेल हुआ पंपिंग की एक्टिविटी, और हार्ट की जो पंपिंग की एक्टिविटी थी इसके फेल होने के कारण जो शरीर की जो पेरीफेरल टिश्यूज थी, है ना, उन पेरीफेरल टिश्यूज तक ब्लड की जो रिक्वायरमेंट थी, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई। और यही कंडीशन था। तो होने वाला क्या है, हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा। और कार्डियक आउटपुट अगर जनरेट नहीं होता है तो क्या होने वाला है, पेरिफेरल परफ्यूजन अफेक्ट होने वाला है ना। दूर दराज की जो टिश्यूज है हमारी बॉडी की, उनमें जो परफ्यूजन था वो परफ्यूजन क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, और मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसका जो कारण है, इसका कारण ये है कि जो हार्ट में कंजेशन क्यों हुआ था। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कई सारे कारण कैसे हो सकते हैं कि जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि अगर किसी को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ, और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की मायोकार्डियम में हुआ है, तो क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी थी मायोकार्डियम की, और स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल की थी, वो क्या हो गई, फेल हो गई। और फेल हो गई तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ तो कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा, और कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा ना, तो पेरिफेरल की जो परफ्यूजन है वो पेरिफेरल परफ्यूजन अफेक्ट होने वाला है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, और पेशेंट क्या हो जाएगा, डिप्राइवेशन में चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर अपने को कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि हार्ट में फेल जैसी कंडीशन देखने को मिले और उसके साथ में हमें कंजेशन भी देखने को मिले, इसी को तो हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। हार्ट में जाम भी लग रहा है, हार्ट पंप भी नहीं कर पा रहा है, ब्लड आगे भी नहीं जा पा रहा है, हार्ट फेल है। अब हम बात करें कि ये जितनी भी कार्डियक जो प्रॉब्लम्स है उनका अल्टीमेट आउटकम है
फाइनल जो रिजल्ट होता है किसी भी बीमारी का, तो जो जितनी भी हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे हम एंजाइना पेक्टोरिस देखें, चाहे हम मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन देखें, चाहे हम वाल्वुलर हार्ट डिजीज देखें, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का फाइनल जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है, सीसीएफ। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम ये बोलेंगे कि ये एक एंड स्टेज प्रॉब्लम है, कि इसके बाद में जो होने वाला है वो पेशेंट की डेथ होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम सर्कुलेशन जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया, और फेल हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर सप्लाई थी ना वो प्रॉपर सप्लाई अफेक्ट हो गई है, और प्रॉपर सप्लाई अफेक्ट हो गई है तो टिश्यूज का परफ्यूजन नहीं हुआ, परफ्यूजन अफेक्ट हो गया तो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, टिश्यूज का क्या होना शुरू हो गया, डिस्ट्रक्शन शुरू होना हो गया। ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं गई तो ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो गया, पेशेंट डेड हो गया। तो बात यह है कि जितनी भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी कार्डियक प्रॉब्लम्स की जो फाइनल जो आउटकम है, ये फाइनल जो आउटकम है वो सीसीएफ होता है, पूरा रिजल्ट जो है वो सीसीएफ। अब हम टाइप्स की बात करेंगे ना, कि जो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर होता है ये कितने टाइप का होता है। तो क्लासिफिकेशन के बेस पे हम सबसे पहले देखें, पहला होता है एक्यूट या क्रोनिक। देखो ये टाइम के हिसाब से कि अचानक से कोई चीज हुई है ना, या फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मैनर में कोई चीज हुई है। तो एक्यूट का हम क्या बोलेंगे, एक्यूट का हम बोलेंगे सडन, अचानक से, सीवियर फेल्योर आफ्टर एक्सपोजर, कि हार्ट जो फेल हुआ है अचानक से हुआ है और बहुत तीव्र गति से हुआ है किसी भी एक्सपोजर के कारण, इसको हम बोलेंगे एक्यूट। जो चेंजेज होने वाला है एक्यूट में सडन और सीवियर होने वाला है ना। एग्जाम्पल क्या देखें हम लोग इसमें, एग्जाम्पल हम ये देखेंगे कि अचानक से वेजोस्पाज्म हुआ, बिल्कुल क्या हुआ, बिल्कुल सीजेशन हुआ ब्लड में मायोकार्डियल का, और क्या हो गया वहां पे टिश्यूज का नेक्रोसिस हो गया, और टिश्यूज का जो नेक्रोसिस हुआ है ना इसके रिजल्ट में सीसीएफ देखने को मिल गया। तो ये एक्यूट का एक कारण चीजें देख सकते हैं हम लोग। दूसरा है क्रोनिक। एक्चुअली क्रोनिक क्या होता है कि क्रोनिक में स्लो प्रोग्रेसिव मैनर में चीजें होती हैं, इनसीडियस चीजें चलती हैं, धीरे धीरे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, और एक्सपोजर का जो अफेक्ट है ना, एक्सपोजर का अफेक्ट का मतलब जो प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी उसका अफेक्ट धीरे धीरे स्लोली होता है। तो जो आइडियली जो होता है जो सीसीएफ होता है, जो क्लासिकल सीसीएफ होता है वो क्रोनिक सीसीएफ होता है ना। अब और क्या देखने को मिलेगा, और हमें देखने को मिलेगा इसमें, क्रोनिक की बात कर रहे हैं हम, क्रोनिक में देखने को मिलेगा कंपनसेटरी रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि कंपनसेटरी जो वर्ड है, इस कंपनसेटरी वर्ड का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज बिगड़ने वाली होती है तो हमारे शरीर के द्वारा खुद को एक्स्ट्रा एफर्ट देना, ये कंपनसेशन होता है। तो इसमें क्या होने वाला है कि एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाया गया उसकी वजह से जो हार्ट में रिमॉडलिंग हुई, और रिमॉडलिंग धीरे धीरे होता है। क्या देखने को मिलेगा हमें इसमें, हमें देखने को मिलेगा कि डायलेशन हो रहा है ना। हार्ट की जो स्ट्रक्चर थी उस स्ट्रक्चर में डायलेशन स्टार्ट हो गया है, हाइपरट्रोफी स्टार्ट हो गई है, प्रीलोड इंक्रीज हो गया है, आफ्टर लोड अफेक्ट हो गया है ना। समझने की कोशिश करो, रिमॉडलिंग जो कंपनसेटरी रिमॉडलिंग है ना वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मैनर में हो रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें डायलेशन हो रहा है। डायलेशन का मतलब ऐसा समझें कि हार्ट की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर थी उससे ज्यादा फैल गया, है ना। हाइपरट्रोफी हो गई, एग्जांपल के लिए राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। प्रीलोड जो है, प्रीलोड का मतलब ये होता है कि हार्ट में जो ब्लड आने से पहले का जो लोड होता है वो बढ़ जाता है, और जाने का जो लोड होता है वो कम होता है। इसका मतलब ये है कि कंजेशन होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। भाई प्रीलोड, हार्ट में आने से पहले ब्लड कहाँ होता है,
सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड होने वाला है वो क्या हो जाएगा, कंजेशन होने वाला है, वहां एडिमा जैसे अपने को देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ऐसा होगा कि किसी पेशेंट में आफ्टर लोड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने वाला क्या है, आफ्टर लोड डिक्रीज है, इसका मतलब जो है जो ब्लड है वो लंग्स में भरा हुआ है। बात समझने की कोशिश करो ना। अगर किसी पेशेंट में प्रीलोड इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि जो प्रेशर है वो मसल्स, जो टिश्यूज हैं, जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, जो सेल्स हैं, उनके ऊपर ब्लड का प्रेशर है और वहां पे क्या हो रहा है, एडिमा डेवलप हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है ना, सार का जैसा हमें कुछ दिख रहा है ना, होल बॉडी में एडिमा जैसा हमें कुछ दिख रहा है। तो क्या होगा, होगा ये कि आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर लोड डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अरोटा से ब्लड नहीं गया आगे, और अरोटा से जो ब्लड आगे नहीं जा रहा ना, उसका कारण ये है कि प्रॉब्लम फंस गया है कहां पे, पल्मोनरी में, लंग्स में ब्लड भर गया है। क्यों, क्योंकि ब्लड आगे अरोटा में जा ही नहीं रहा। तो क्या हुआ, जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ब्लड भर गया और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू कहां वापस चला गया, लंग्स में चला गया, लंग्स में कंजेशन जैसी कंडीशंस दिख गई। ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करें, अब देखो ये तो एक्यूट और क्रोनिक था, ये आपको समझ में आया। एक्यूट का मतलब अचानक से कोई चीज हुई, और क्रोनिक का मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मैनर में कोई चीज हुई, ऐसा था। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका, राइट और लेफ्ट। राइट जो हार्ट फेल्योर है वो कैसे होगा, और लेफ्ट जो हार्ट फेल्योर है वो कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ना, तो राइट जो हार्ट फेल्योर है उसकी बात करते हैं। राइट जो हार्ट फेल्योर है इसमें अपने को ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा समझो, राइट का मतलब राइट वेंट्रिकल से लेना देना है, राइट साइड का मतलब राइट वेंट्रिकल से लेना देना है, और राइट वेंट्रिकल से लेना देना है। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, है ना, तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, होगा ये कि ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जाएगा। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड नहीं गया, है ना, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड नहीं गया तो क्या हो गया कि राइट वेंट्रिकल तक तो ब्लड पहुंच रहा है, राइट एट्रियम में वापस चला गया ब्लड, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में वापस चला गया ब्लड, धीरे धीरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंजेशन होना शुरू हो गया। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का कंजेशन है ना, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें को देखने को मिलेगा वेन्स का डिस्टेंशन, और क्या देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा कि पूरी बॉडी सूजी हुई है, अनासार का होल बॉडी एडिमा। ऐसा अपने को कुछ देखने को मिलता है किसी भी पेशेंट में जिसमें राइट वेंट्रिकल या राइट साइडेड हार्ट फेल्योर की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये क्यों हो सकता है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, ये राइट साइडेड हार्ट फेल्योर इसलिए हो सकता है कि या तो पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस हो, है ना, पल्मोनरी वाल्व जो वलुलार हार्ट डिजीज है ना, तो वलुलार हार्ट डिजीज में पल्मोनरी आर्टरी की जो वाल्व हैं उनमें या तो स्टेनोसिस हो कि ब्लड आगे ही नहीं जा रहा, या रिगर्जिटेशन चल रहा हो। ऐसी चीजें कहां देखने को मिल सकती हैं हमें कि अगर किसी कारण से पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल है वो खराब हो गया है, फंक्शंस अफेक्ट हो गए हैं उसके, तो फंक्शंस अफेक्ट होंगे ना, तो क्या देखने को मिलेगा हमें देखने को मिलेगा कि उस पेशेंट में या तो ब्लड जाएगा नहीं, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। देखो राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, अब राइट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्शन किया है ना, तो ऐसा समझो कि ये मानो राइट वेंट्रिकल है ना, ये मानो कि पल्मोनरी आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल है वो क्या है, अफेक्ट है। अब वाल इसने तो कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, तो अगर अब स्टेनोसिस है, अगर वाल ऐसे है ना, बंद है, तो क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में जो राइट वेंट्रिकल है वो और कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी। क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी, लेकिन ब्लड तो आगे नहीं गया। तो क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड बैकफ्लो होने शुरू हो जाएगा लेफ्ट राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से। अब देखो कंटिन्यू ब्लड तो आ रहा था पीछे से, अब राइट एट्रियम ऑलरेडी ब्लड है, तो और क्या हो जाएगा, और होगा ये कि कंटिन्यू जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड वापस से धीरे धीरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना शुरू हो जाएगा।
कंजेशन हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। इसमें देखो एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है इसमें क्या होने वाला है कि सबसे पहले हम सोचेंगे कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं। राइट वेंट्रिकल जो फेल्योर है, राइट साइडेड जो हार्ट फेल्योर है, इसको समझो। हम किसने कॉन्ट्रैक्शन किया? लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। ऐसा मानो कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, अरोटा के थ्रू ब्लड चला गया, ब्लड चला गया, ब्लड वापस घूम करके वेंस के थ्रू कहाँ गया? राइट एट्रियम में आ गया। ये बीमारी होने की पहले की कंडीशन समझ रहे हैं हम। अब जो राइट एट्रियम में ब्लड आया है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नीचे आ गया, इसमें राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसको जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में जाना चाहिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाना चाहिए। तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हमें अगर वाल्वुलार से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई या मायोकार्डियल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है नॉर्मली और वाल्व में प्रॉब्लम है और वाल्व अगर बंद है तो क्या होगा? आगे ब्लड नहीं गया। ठीक है, देखो या तो स्टेनोसिस में क्या होता है, स्टेनोसिस में वाल्व खुलते नहीं है, बंद रहते हैं। अब दूसरी कंडीशन रिगर्जिटेशन जैसा कुछ हुआ कि वाल्व खुले हुए हैं लेकिन बंद नहीं हो रहे, कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड गया, बंद नहीं हुआ, वापस ब्लड आ गया, रिगर्जिटेशन हो गया, उल्टी हो गई ब्लड की। उल्टी ऐसा नहीं, उधर उल्टी हो गई हार्ट में, लंग्स से ब्लड सीधा हार्ट में आ गया वापस, है ना। तो रिगर्जिटेशन का मतलब वापस बैकफ्लो हो रहा है कोई चीज। तो स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन में क्या देखने को मिलेगा? एक में ओपन नहीं हो रहा, दूसरे में बंद नहीं हो रहा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट को क्या होने वाला है? सिस्टेमिक कंजेशन होने वाला है। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर या राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में पेशेंट को ब्लड आगे नहीं गया तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होगा, जिसमें पेशेंट पूरा क्या हो जाएगा? वेन्स का डिस्टेंशन होना, अनासार का होना, ऑर्बिटल रीजन में एडिमा होना, है ना। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर की। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर है, ऐसा हम समझते हैं कि पेशेंट को जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पेशेंट को क्या हो रहा है? या तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, समझने की कोशिश करो। या तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ था और एक लेयर का जो बड़ा हिस्सा है मायोकार्डियम का वो क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, है ना, नेक्रोटाइज हो गया। तो क्या होगा ये कि काम करने वाले मजदूर कम है, सेल्स कम है वहां, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ ना तो क्या होगा? ब्लड अरोटा में प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, डिक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, पेरिफेरल परफ्यूजन अफेक्ट हुआ, है ना। और जो मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाई। सेल्स में इस्केमिया हुआ, वो एक कंपनसेटर वाला काम हो गया। सेल्स में जब इस्केमिया होता है ना तो बॉडी क्या करती है कि कंपनसेशन का काम करती है, और ये जो कंपनसेशन है ना तो कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ऐसे हार्ट ने फंक्शन बढ़ाया, पहले से ऑलरेडी हार्ट फेल हो रहा है, क्या होगा? हाइपरट्रोफी, है ना। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? किसी भी मरीज में, जिस मरीज को क्या हो रखा था? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो रखा था, और उसको अगर क्या हुआ है? सीसीएफ हुआ है। अगर उसको सीसीएफ हुआ है ना तो उस पेशेंट में हमें मैक्सिमम चांसेस में लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो हाइपरट्रोफी है इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे कि साइज बढ़ जाएगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन काम नहीं हो रहा। तो और क्या देखने को मिलेगा हमें? और देखने को मिलेगा कि अगर पेशेंट में एरोटिक वाल्व का क्या है? स्टेनोसिस,
एरोटिक वाल्व का क्या है, रिगर्जिटेशंस है, या तो एरोटिक वाल्व खुले नहीं स्टेनोसिस, या तो एरोटिक वाल्व बंद नहीं हुई रिगर्जिटेशन, है ना। सेम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, रिगर्जिटेशन बंद नहीं हुई और स्टेनोसिस ओपन ही नहीं हुई। तो इसी कंडीशंस जो देखने को हमें मिल रही है ना, तो उन ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर में ऐसा समझने की कोशिश करो, ये राइट पार्ट है, ये तो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और जब ये कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है इसका मतलब राइट से लेफ्ट में ब्लड तो आ रहा है, मतलब लंग्स तक ब्लड गया, और लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड आगे को फेंक ही नहीं पा रहा। या तो क्या किसकी प्रॉब्लम है, या तो पेशेंट को प्रॉब्लम है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की कि ब्लड वापस बैकफ्लो हो रहा है, या तो पेशेंट को प्रॉब्लम है एरोटिक वाल्व की, या तो पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन की वजह से मायोकार्डियम में डैमेज हो गई है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा। तो इन सब की जो कंडीशन है ना, इन सभी कंडीशन में क्या होने वाला है, इन सभी कंडीशंस में होने वाला है पेशेंट में जो ब्लड अरोटा के थ्रू जाने वाला था वो ब्लड अरोटा के थ्रू आगे नहीं जाएगा, और अरोटा के थ्रू आगे नहीं गए ना तो क्या देखने को मिलेगा, देखो राइट साइड से ब्लड आ रहा है, लेफ्ट साइड से आगे नहीं जा पा रहा है, बीच में लंग्स है, तो क्या हुआ, तो बीच का जो लंग्स जो बिचौला है लंग्स, ये क्या होगा, इधर से भी मार पड़ेगी इधर से भी मार पड़ेगी, क्या होगा, बैकफ्लो होगा और कंजेशन होने वाला है किसमें, पल्मोनरी सिस्टम में। यार जो पल्मोनरी सिस्टम का जो कंजेशन है ना, जो पल्मोनरी सिस्टम का जो कंजेशन है, ये कंजेशन क्या देखने को मिलेगा हमें, पल्मोनरी साइन दिखाएगा हमें। और जो पल्मोनरी जो साइन है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कफिंग पेशेंट को कफ आ रहा है, कफिंग हो गया। दूसरा पेशेंट को होता है डिस्निया, सफोकेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हिमोप्टेसिस, है ना, ये मतलब कफिंग होगा। इसके अलावा जैसा पेशेंट को हो सकता है क्या, पेशेंट को कफिंग हुआ, डिस्निया हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई, हिमोप्टेसिस हुआ, ट्रिकल साउंड सुनाई दी। याद रखना है अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर है तो पेशेंट को जो साइन हमें देखने, सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो पल्मोनरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना। जो प्रेजेंटेशंस होगी वो प्रेजेंटेशंस रिलेटेड टू किससे होगी, पल्मोनरी से होगी। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाली है, लंग्स में एडिमा होने वाला है, लंग्स में फ्लूइड का कलेक्शंस होने वाला है, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन अफेक्ट होने वाली है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने वाली है, जल्दी जल्दी सांस फूलने वाली है, डिस्निया होने वाला है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने वाली है, हिमोप्टेसिस होने वाला है पेशेंट को कि जब बलगम करेगा तो ब्लड आएगा उसमें, तो इसको हिमोप्टेसिस बोल रहे हैं हम लोग। क्रैकल साउंड हमें सुनाई देगा, जब हम सुनेंगे पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करेंगे लंग्स को तो हमें सुनाई देगा कि पेशेंट के लंग्स में ब्लड भरा हुआ है ना। तो ब्लड जब भरा हुआ है तो हमें कैसी साउंड सुनाई देती है, क्रैकल साउंड सुनाई देती है। तो ये चीजें दो चीजें थी, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। जो राइट साइडेड हार्ट फेल्योर था उसमें अपने को देखने को क्या मिलेगा कि प्रॉब्लम राइट साइड में है, ब्लड लेफ्ट साइड तक नहीं पहुंच पा रहा, सिस्टमिक कंजेशन हो गया। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर में प्रॉब्लम है कि लेफ्ट साइड का आगे अरोटा तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, मतलब क्या हो गया, और राइट साइड से तो ब्लड आ रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से आगे नहीं जा पा रहा, अरोटा में नहीं जा पा रहा, तो फंस गया बीच में लंग्स। तो जो प्रेजेंटेशन होगी वो रिलेटेड टू किससे होगी, लंग्स से रिलेटेड होगी। और जो लंग्स से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशंस हैं ये चीजें हमें क्या दिखाती हैं कि पेशेंट को जो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो साइन सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, पल्मोनरी साइन, पल्मोनरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। चेस्ट में पेन होने वाला है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने वाली है पेशेंट को, डिस्निया होने वाला है, हेमोप्टेसिस होने वाला है पेशेंट को, है ना, पेशेंट को क्रिकल जैसा साउंड सुनाई देने वाला है ना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ऐसा हमें देखने को मिलेगा किसी भी पेशेंट में जिस पेशेंट में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर है, राइट। और क्या हो सकता है, और देखो राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, अब बात करते हैं हम लोग कि राइट साइडेड जो हार्ट फेल्योर होता है ना तो इसमें सिस्टमिक कंजेशन हो रहा था,
राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में सिस्टमिक कंजेशन हो रहा था, और ये जो सिस्टमिक जो कंजेशन है, इस सिस्टमिक कंजेशन की वजह से उस पेशेंट में हमें सिस्टमिक जो कर वो था सर्कुलेशन था। देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, उधर से अरोटा ने ब्लड दिया, अरोटा से स्मॉल आर्टरीज में ब्लड आया, और स्मॉल आर्टरीज में ब्लड आया, फिर कैपिलरीज में ब्लड आया। ठीक है, अब कैपिलरीज से क्या होने वाला है, वेन्यूल्स होने वाले हैं। आर्टेरियल से कैपिलरीज बनी, और कैपिलरी से क्या हुआ, वेन्यूल्स हुआ। वेन्यूल से स्मॉल वेन आई, स्मॉल वेन से लार्ज वेन आई, और लार्ज वेन से क्या बनी, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा। अब जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा, वेन्यूल से लेके और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम तक, ये जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है ना। उधर अरोटा से लेके और आर्टेरियल्स तक, ये आर्टेरियल सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये वेनस सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो कंजेशन होने वाला है, बैक फ्लो। देखो राइट एट्रियम से वापस चलते जाओ धीरे धीरे, क्योंकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में राइट साइड पार्ट अफेक्ट होगा, लेफ्ट साइडेड में क्या अफेक्ट होगा, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी अफेक्ट होगा, लंग्स अफेक्ट होगा। तो राइट साइड में हम चलेंगे ना तो कैसा देखेंगे, राइट एट्रियम, पल्मोनरी, वो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, लार्ज वेन्स, स्मॉल वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज। वापस बैक फ्लो हो रहा है। अब कैपिलरीज के बाद में आर्टेरियोल्स, है ना, ऐसे ऐसे चलता जाएगा सिस्टम। तो ऐसे ऐसे जब सिस्टम चल जाएगा ना तो क्या होगा, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, तो कहां जाना, कहीं नहीं जाना, यहीं रुक जाना, है ना, कहीं भी नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, केवल एक ही जगह रुक जाना। तो ऐसा देखने को अपने को मिलेगा किसी भी पेशेंट में, जिस पेशेंट में राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है, इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया, केवल एक जगह फंस गया, और फंस गया तो फूल गया, है ना, फंस गया तो फूल गया। फूलने का मतलब क्या समझोगे, पेशेंट धीरे 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 अनासारका की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें फर्स्ट जो एक बात हमें याद रखनी है, चाहे किडनी में प्रॉब्लम हो, चाहे लंग्स में प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट में प्रॉब्लम हो, सबसे पहले जो एडिमा डेवलप होने वाला है वो होगा ऑर्बिटल रीजन में। ये जो पैरा ऑर्बिटल रीजन है ना, इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा सबसे पहले। चाहे किडनी फेल्योर का साइन हो, है ना, चाहे हार्ट फेल्योर का साइन हो, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, पेरी ऑर्बिटल जो रीजन है, इस पेरी ऑर्बिटल रीजन में हमें एडिमा देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट साइन हो सकता है। धीरे धीरे फिर क्या होगा, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में धीरे धीरे होने वाला है कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को हमें देखने को मिलेगा कि उस पेशेंट में क्या हो रहा है, अनासार का हो रहा है, ANASARC, अनासार का। क्या हो सकता है अनासार का, अनासार का मतलब होता है कि कंप्लीट होल जो बॉडी है, कंप्लीट जो बॉडी है, इस कंप्लीट बॉडी में हमें एडिमा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एडिमा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो एडिमा हमें देखने को मिला इसी को मैं अनासार का बोल रहा हूं। एक बात और याद रखनी है कि जो राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर है या राइट साइडेड हार्ट फेल्योर है, इस राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो पेशेंट है उस पेशेंट में हमें फॉरवर्ड फेल्योर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नहीं, उस पेशेंट में हमें बैकवर्ड फेल्योर देखने को मिलेगा। बैकवर्ड का मतलब पीछे। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर है तो उस पेशेंट में हमें फॉरवर्ड फेल्योर देखने को मिलेगा। फॉरवर्ड का मतलब आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, और कारण रहेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उस पेशेंट में जो कारण है वो कारण क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगला हम बात करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर की, कि सिस्टोलिक फेल हुआ है या डायस्टोलिक फेल हुआ है। तो देखने को क्या मिलेगा हमें,
अगर इफेक्टिव सिस्टोल हो रहा है तो नॉर्मल है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है ना, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। अगर इफेक्टिव क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है किसी पेशेंट में, तो इफेक्टिव सिस्टोल में क्या होगा, नॉर्मल ब्लड जाएगा। अब उल्टा हम समझे कि इन इफेक्टिव अनइफेक्टिव जो सिस्टोल है, कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं हुआ, देखो ऐसा हो रहा है, पूरा नहीं हुआ, एक होता है पूरा ऐसे ऐसे, अब दूसरा क्या हुआ कि पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो इफेक्टिव सिस्टोल नहीं है, और इफेक्टिव सिस्टोल नहीं है तो ब्लड जो इजेक्टिव जो ब्लड था, वो इजेक्टिव ब्लड क्या था, डिक्रीज था। अब इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डाइटिस, है ना। तो इन सब के कारण क्या होने वाला है कि मायोकार्डियल जो टिश्यूज है इसमें इस्चेमिया हुआ, नेक्रोसिस हुआ। अब इनके सब के कारण इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लो आउटपुट, है ना, लो आउटपुट है मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो पेरिफेरल परफ्यूजन अफेक्ट हुआ, और पेरिफेरल परफ्यूजन अफेक्ट हुआ है तो मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है। अब दूसरा समझे हम लोग डायस्टोलिक फेल्योर। डायस्टोलिक का मतलब हार्ट अनेबल हो जाए किसी भी कारण की वजह से, क्या, इफेक्टिव डायस्टोल। देखो अभी तो कॉन्ट्रैक्शन सुन रहे थे, अभी हम वापस डायस्टोल सुन रहे हैं, रिलैक्सेशन सुन रहे हैं। तो इफेक्टिव जो रिलैक्सेशन है वो नहीं हुआ तो भाई जितना हाथ बांटोगे ना उतना ही मिलेगा, ऐसा हम समझे, है ना। अगर हम चाहेंगे जो मांगेंगे ना, जितना बड़ा मांगेंगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा मांगेंगे तो छोटा मिलेगा। तो बात यह है कि जितना हाथ फैलाओगे उतना ही तो मिलेगा। जहां भी कंडीशन वही हो रही है कि मुंह तो खोलो, है ना, हार्ट डायस्टोल ही नहीं हो रहा, और जितना डायस्टोल होगा ना उतना ही तो ब्लड अंदर जाएगा। सेम कंडीशन हो रही है, हार्ट किसी भी कारण से क्या हो कि अनेबल हो जाए डायस्टोल करने में, ओपन होने में, तो क्या होगा, इफेक्टिव डायस्टोल नहीं हुआ, फिलिंग नहीं हुई ब्लड की, ब्लड ही नहीं आया, तो फिलिंग नहीं हुई तो क्या होगा, सबसिक्वेंट जो इजेक्शन होने वाला है वो डिक्रीज होगा। जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो दोगे क्या। सेम कंडीशन यहाँ पे डेवलप होने वाली है कि पेशेंट का जो वेंट्रिकल था वहां तक फिलिंग ही नहीं कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिलिंग कंप्लीट नहीं होगी तो पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, कंट्रैक्शन के दौरान इजेकुलेशन नहीं कर पाएगा, और इजेकुलेशन नहीं हुआ तो वही डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन, वही डिक्रीज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, है ना, फुलफिल ही नहीं हो पाई रिक्वायरमेंट्स। तो हम समझ रहे हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, इसके कारण ही सिस्टोलिक फेल हो रहा है। डायस्टोलिक ओपन, डायस्टोल नहीं हो पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो ब्लड भर नहीं पाएगा। अब ब्लड जो है ही नहीं तो वो फेंकेगा क्या, और फेंकेगा नहीं तो फेल्योर है ना। फेल्योर में क्या होगा, डिक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट में, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, पेरिफेरल परफ्यूजन डिक्रीज हुआ, और जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। अब अगला जो है टाइप है इसका, वो अगला टाइप है लो आउटपुट फेल्योर और हाई आउटपुट फेल्योर। अब लो आउटपुट का मतलब ऐसा समझें कि भाई स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है और कार्डियक आउटपुट कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है ना, और कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5000 ml होता है। ऐसा हम समझे कि 70 ml से घट के स्ट्रोक वॉल्यूम 40 ml रह जाए, हम लो आउटपुट फेल्योर की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी कारण से हार्ट फेल्योर में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml से घट के कितना रह जाए, 40 ml रह जाए, और जब 40 ml रह जाएगा ना तो क्या होने वाला है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। 60 × 40 कितना हुआ देख लेंगे, है ना। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, पेरिफेरल परफ्यूजन डिक्रीज हुआ, वही मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई। ये था लो आउटपुट फेल्योर। दूसरा देखते हैं हम लोग हाई आउटपुट फेल्योर।
कि पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल कितना था, 70 ml था। अब 70 ml से ज्यादा होके ये 90 ml हो रहा है, 90 ml हो रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम 90 ml हो गया, और जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन, और इंक्रीज रिक्वायरमेंट हायर देन नॉर्मल। तो इन सब के कारण क्या होगा, इन सब के कारण कंडीशंस जो हैं ये देखने को कहाँ मिलती है हमें, कि जब पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो। क्यों, क्योंकि देखो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है ना वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है ना। तो इसके कारण भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम देखने को मिलेगा, इंक्रीज पेरिफेरल जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्यों डेवलप हो रही है कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, मेटाबॉलिक की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट इंक्रीज होती जा रही है, और जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस इंक्रीज होती जा रही है, इस कंडीशन के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पेशेंट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम था वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, राइट। दूसरी बात करें, कंडीशन है सेप्टिसेमिया। देखिए सेप्टिसेमिया का मतलब होता है कि ब्लड जो स्ट्रीम है उस ब्लड स्ट्रीम में इंफेक्टियस कंडीशन हो जाए, और होल ब्लड जब इसके इन्फेक्शन में आ जाएगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए, न्यूट्रिशन उसको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेगा वो ब्लड से ऑक्सीजन लेगा, तो ब्लड की ऑक्सीजन कम होगी, फिर रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, राइट। तो सेप्टिसीमिया कंडीशन में भी होगा, सेप्सिस होगा, है ना। तो सेप्सिस में अपने को ये देखने को मिलेगा। तो तीन कंडीशंस थी जिसमें हाई आउटपुट फेल्योर अपने को देखने को मिल सकता है, कि पहला था हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें मेटाबॉलिज्म की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई है, दूसरा था सेप्टिसीमिया कि पेशेंट को सेप्टिसीमिया ब्लड में इन्फेक्शन जैसा कुछ हो गया है, तीसरा सेप्सिस, है ना, बॉडी में कहीं भी पस फॉर्मेशन हो गया, तो पस फॉर्मेशन वैसे नॉर्मली नहीं होता, इन्फेक्टेड कंडीशन में होता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिक्वायरमेंट बढ़ी तो इधर ब्लड का कम हो गया और ब्लड ज्यादा फेंकना पड़ रहा है। ऐसा अपने को देखने को मिलेगा किसी भी पेशेंट में, जिस पेशेंट में ऐसा हो सकता है। अगला जो क्लासिफिकेशन है, जो करंट में जो यूज होता है, करंट जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर विद रिडक्शन इजेक्शन फ्रैक्शन, और हार्ट फेल्योर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। देखो बात ऐसा हम समझेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है पहला तो ये समझिए हम लोग। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी पेशेंट में, क्या बोल रहे हैं हम लोग, किसी भी पेशेंट में स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्या बोल रहा हूं मैं, इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसको हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम, इन दोनों का जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है नॉर्मली होती है 110 ml, है ना। एंड डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी पेशेंट में डायस्टोल होने के बाद में जो ब्लड रहता है वेंट्रिकल्स में, कहां पे रहता है, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड रहता है वो ब्लड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था उसमें से कितना ब्लड अरोटा में गया। नहीं समझ में आया, ऐसा समझो, वेंट्रिकल रिलैक्स हुई, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, इस लेफ्ट वेंट्रिकल के रिलैक्स होने के कारण जो राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, रिलैक्सेशन खत्म हुआ। अब खत्म होने के टाइम जो ब्लड था उस ब्लड की वैल्यू थी 110 ml, कितना था, 110 ml ब्लड की वैल्यू थी। अब दूसरी बात, स्ट्रोक वॉल्यूम कि कितना ब्लड फेंका, है ना,
कितना ब्लड फेंका। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड अरोटा में गया वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब जो ब्लड अरोटा में गया, कितना ml ब्लड अरोटा में गया, ये स्ट्रोक वॉल्यूम। इनका जो फ्रैक्शन है वही इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो पहला हम समझेंगे कि हार्ट फेल्योर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। रिड्यूस का मतलब होता है कम, कि हार्ट का फेल हुआ है, हार्ट फेल हुआ है लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कम हो गई। कैसे कम हुई है? कि हार्ट फेल्योर हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 40% हो गई है। नॉर्मल कितनी होती है इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू? 70 होती है, 70%। लेकिन हम बात क्या करते हैं कि एक नॉर्मल मेल में 55 से 60% जो वैल्यू है वो नॉर्मल कहलाती है, राइट। तो नॉर इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये क्या हुई? अफेक्ट हुई है किसी भी पेशेंट में, तो क्या हुआ? लेस देन 40% हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो क्या देखने को मिला हमें इसमें? देखने को मिला सिस्टोलिक फेल्योर, कि ब्लड होते हुए ब्लड फेंक नहीं पा रहा, राइट। डायस्टोलिक डायलेटेड जो कंडीशंस है ये अपने को देखने को मिलता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 44 ml मानते हैं हम लोग, इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू 40 ml। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है किसी भी पेशेंट के साथ में, तो उस पेशेंट के साथ में ऐसा कुछ हुआ तो इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, जो नॉर्मली 55% से अबोव होना चाहिए था, वो लेस देन 40% हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पेशेंट का हार्ट क्या हो गया है? फेल हो गया है, और विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू, राइट। दूसरा है भाई हार्ट फेल्योर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेल्योर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए इसका जो आप ये लोग सोच रहे हैं कि इसका जो वो है नोट्स है ना, नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा, है ना। जैसे क्लास चलती है वैसे ही टेलीग्राम चैनल पे आपके नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। तो हार्ट फेल्योर जो है विद प्रिजर्व रिजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, इसमें क्या हो गया कि हार्ट फेल्योर में इजेक्शन फ्रैक्शन तो मेंटेन रहता है, मोर देन 50% रहता है या 50% के आसपास रहता है, लेकिन एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अफेक्ट होने के कारण ये रिजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाता है? इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन पेशेंट क्या हो सकता है? हार्ट फेल्योर की कंडीशन में हो सकता है। कंडीशन विद क्या हुआ? डायस्टोलिक फेल्योर, ये बात हमें देखने को मिलती है। डायस्टोल हुआ, ज्यादा ब्लड नहीं आ पाया, और ब्लड नहीं आ पाया तो फेंकेगा क्या? तो इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू तो नॉर्मली नॉर्मल दिखाई देगी। तो ये चीजें देखने को मिलेगी डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर में। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 60% के आसपास दिखाई देगी हमें, है ना। लेकिन फिर भी हार्ट फेल है, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व करते हुए हार्ट फेल हो रहा है। डायस्टोल डिक्रीज हुआ, इजेक्शन डिक्रीज हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हुई? नॉर्मल हुई, लेकिन फिर भी हार्ट फेल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हार्ट फेल्योर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या बात करें हम लोग? कोजेज की बात कर रहे हैं कि CCF जो कंजेस्टिव कार्डियक जो फेल्योर है, एटियोलॉजी क्या है इसकी, है ना, कोजेज क्या है इसके। तो अल्टीमेट जो आउटकम है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कार्डियक बीमारियों की, चाहे आप इस्केमिक हार्ट डिजीज ले लो, चाहे इन्फेक्टिव कार्डाइटिस ले लो, चाहे मायोकार्डाइटिस ले लो, चाहे एंडोकार्डाइटिस ले लो, चाहे वलुलर हार्ट डिजीज ले लो, चाहे कुछ भी स्टेनोसिस ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा कोई बीमारी जो हार्ट से रिलेटेड है, उन सभी बीमारियों का अल्टीमेट जो आउटकम है वो अपने को देखने को क्या मिलता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। और क्या देखने को मिलेगा हमें? ये हो सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर है। ठीक है, लोड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा राइट वेंट्रिकल पे, और लोड बढ़ा, पावर ऑफ इजेक्शन, तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर।
सेम पॉइंट पे अपने को ये चीज दिखाई देती है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन कब होगा? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन अपने को दिखाई देगा जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फेल्योर है वो अपने को देखने को मिले। इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, लोड बढ़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, स्टिल मेंटेन नहीं कर पाएगा क्या? इजेक्शन, और क्या होगा? पावर बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होगा। ये चीजें हमें देखने को मिल सकते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में भी, है ना। कंजेनाइटल जो हार्ट जो एनोमलीज हैं, जो माल फॉर्मेशन है, उनका भी जो इमेच्योर हार्ट होता है, तो इमेच्योर हार्ट में क्या होता है? कैंट लीड ऑप्टिमम इजेक्शन, है ना। जितना ब्लड फेंकना चाहिए ना उतना ब्लड फेंक नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसटी, डक्टस आर्टेरियोसिस, जो कंडीशन हम बता रहे हैं, जिन कंडीशन में अपने को देखने को मिल सकता है ना। और क्या हो सकता है? पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो कंडीशन है उसमें क्या होगा? शंटिंग होता है अरोटा में, और शंटिंग हो गया तो पल्मोनरी आर्टरी के साथ में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, सीसीएफ हुआ। तो अल्टीमेट जो अपने को देखने को मिल रहा है, रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है इन सबका, वो अपने को क्या देखने को मिल रहा है? अपने को देखने को मिल रहा है सिस्टम सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। एक सेम पॉइंट पे क्या होता है कि लोड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज्यादा होता है, और जो पावर जो इंजेक्शन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उससे क्या होने वाला है? उससे वो होने वाला है जो वेंट्रिकल है वो अनेबल रहता है किसमें? इंजेक्शन, इफेक्टिव इंजेक्शन करने में। तो क्या होगा? होना वही है, फेल्योर होगा। ठीक है। अब एक कारण और हो सकता है वल्वुलर हार्ट डिजीज, कि जो हार्ट की वाल्व वाली जो डिजीज है, वाल्व वाली डिजीज कौन सी हो गई भाई? देखो, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, एक वाल्व है, दो बीमारी। दूसरी हम पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व रिगर्जिटेशन, है ना। बाइकस्पिड वाल्व, है ना, स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन, सेम एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन। ये चीज अपने को देखने को मिलेगी जिस पेशेंट में क्या होने वाला है? वाल्वुलर हार्ट डिजीज। जो वाल्व्स में, देखो वाल्व में दो ही प्रकार की बीमारी होती है, एक या तो स्टेनोसिस होगा या तो रिगर्जिटेशन होगा, है ना। स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन, स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन। तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज में भी अपने को ये दो चीज देखने को मिलती है। स्टेनोसिस में क्या नहीं हो पाएगा? ओपन नहीं हो पाएगा, नैरो होता है वाल्व, है ना। तो ये रेस्पेक्टिव टाइप है फेल्योर का। रिगर्जिटेशन में क्या होगा? बंद नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? ब्लड वापस आ जाएगा। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये अपने को देखने को मिलेगी किसमें? जिस पेशेंट में सीसीएफ है, तो या इसके कारण भी सीसीएफ हो सकता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट कारण है इसका सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सब जो एक्यूट है या मायोकार्डाइटिस है। देखो एंडोकार्डाइटिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, इंजरी होगी एंडोकार्डियम लेयर में। एंडोकार्डियम लेयर में ही वाल्व होते हैं, है ना। तो एंडोकार्डाइटिस हुई, वाल्व अफेक्ट हुए, और क्या हुआ? वाल्वुलर हार्ट डिजीज हुई, सीसीएफ हुआ। ठीक है। फिजियोलॉजी हम देख रहे हैं ना कि एंडोकार्डियम जो है उसी में तो वाल्व स्थित होते हैं, और वाल्व में क्या होगा? एंडोकार्डियाइटिस में इन्फ्लामेशन हो गया एंडोकार्डियम में, और एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हुआ है, इसका मतलब वाल्व में भी अफेक्ट हुआ है। और जब वाल्व अफेक्ट हुए हैं इसके, तो क्या हुआ है? वाल्वुलर हार्ट डिजीज भी हो गई है, और वाल्वुलर हार्ट डिजीज हुई है तो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर जैसा हमने को देखने को मिल रहा है। अगला देखें कि मायोकार्डाइटिस में भी ऐसा हो सकता है, इन्फ्लामेशन हुआ मायोकार्डियम में, इनफेक्टिव क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकुलर फेल्योर हो गए, और उसके कारण सीसीएफ हो गए। पेरिकार्डाइटिस में कैसे हो सकता है? पेरिकार्डाइटिस में हो सकता है इफेक्टिव डायस्टोल नहीं हो पाया क्योंकि स्ट्रोंग हो जाएगी, आउटर लेयर स्ट्रोंग हुई, रिलैक्सेशन नहीं हो पाया नॉर्मली, तो क्या नहीं हो पाएगा? फीलिंग नहीं हुआ वेंट्रिकल्स का। और जब वेंट्रिकल्स का फीलिंग नहीं हुआ ना तो क्या होगा? वेंट्रिकल्स का फीलिंग नहीं हुआ तो कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा, और क्या होगा? फेल्योर होगा, सब्सिक्वेंट इंजेक्शन नहीं हो पाएगा तो सीसीएफ देखने को मिलेगा। एक हो सकती है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जैसा तो हम जानते ही हैं, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। इनके कारण भी क्या होगा? नेक्रोसिस हुआ, सेल डेथ हुई,
वो जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लायक नहीं बचेगा, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो इजेक्शन नहीं हो पाएगा और सीसीएफ हुआ। ऐसा अपने को देखने को मिल सकता है। और रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज ऑटोइम्यून कंडीशन होती है ना। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज के कारण क्या हो सकती है, डैमेज हो जाती है, पेरिकार्डाइटिस अफेक्ट होती है, मायोकार्डाइटिस अफेक्ट होती है और एंडोकार्डाइटिस अफेक्ट होती है। तो इसका मतलब वाल्व भी अफेक्ट होते होंगे और इन सब के कारण कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, राइट। कार्डियोमायोपैथी, ये मायोकार्डियम का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो जाती है। और डायलेटेड जो कार्डियोमायोपैथी है, इसमें क्या होगा, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और जब इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो इजेक्शन नहीं हो पाएगा। ये चीज अपने को देखने को मिल सकती है। और क्या हो सकता है, डिसअरिथमिया, रेट रिदम क्या होने वाली है, अफेक्ट होने वाली है। तो कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होने वाला, डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो पेरिफेरल परफ्यूजन डिक्रीज होगा और क्या होगा, फेल्योर होगा। और क्या हो सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये भी अफेक्ट करते हैं। हाँ, ये भी भाई अफेक्ट करते हैं। देखो कैसे अफेक्ट करेंगे, ऐसा समझो, किडनी में क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, हाइपर वॉल्यूमिया हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है हार्ट के ऊपर, हार्ट फेल्योर हो रहा है। समझने की कोशिश करो, क्रोनिक किडनी डिजीज या सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है, हाइपर वॉल्यूम हो रहा है। तो हाइपर वॉल्यूमिया की जो कंडीशन है, इसमें हार्ट के ऊपर लोड इंक्रीज होता जा रहा है और हार्ट के ऊपर जो लोड इंक्रीज होता जा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। अगली एक कारण है सीओपीडी, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें राइट वेंट्रिकुलर क्या होगा, फेल होगा, कोर पल्मोनेल, राइट वेंट्रिकुलर फेल होगा, राइट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रोफी होगी, अपने को देखने को मिलेगा सीओपीडी के साथ में, ठीक है। अब कुछ प्रीसिपिटेटर्स हैं हार्ट फेल्योर के साथ में, बड़ी मुश्किल से काम कर रहा था हार्ट, तो क्या हुआ, तो देखो एसिम्प्टोमेटिक था पहले और किसी काम करने की वजह से प्रीसिपिटेटर का, देखो ऐसा समझे कि आदमी को प्रॉब्लम तो थी, है ना, ऐसा समझ लेंगे कि हम कि पेशेंट को प्रॉब्लम तो थी लेकिन वो अपने को सिम्टम्स नहीं दिखा रहा था। तो क्या किया ऐसा कि प्रीसिपिटेटर कैसा भी हो गया कि भाई ज्यादा मेहनत कर लिया कहीं जाके अचानक से, तो उसको सिम्टम्स जनरेट हो गए, है ना। हार्ट पे लोड बना, बर्डन बढ़ा, हेल्दी था जो अनहेल्दी हो गया। हार्ट था नॉर्मल था, अगर हेल्दी है, लोड बढ़ा, बर्डन बढ़ा, हेल्दी है तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, अनहेल्दी हार्ट था पहले से ही, लोड बढ़ा, बर्डन बढ़ा, अनहेल्दी हार्ट फैल गया, अफेक्ट हो गया। क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल एक्सर्शन, डिमांड इंक्रीज होने वाली है, मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा, हार्ट फेल्योर होगा। मेंटल स्ट्रेस, बीपी इंक्रीज हो गई है, फीवर हो सकता है क्योंकि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना वो इंक्रीज हो जाती है, पेरिफेरल ऑक्सीजन का लेवल डिमांड बढ़ जाती है इसमें। सेप्सिस है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसा आपने देखा था पहले। नेक्स्ट है हाइपरवोल्यूमिया, अभी हमने देखा था ये हाइपरवोल्यूमिया सीकेडी में, कंजेस्ट जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती हैं। प्रेगनेंसी में सेकेंड और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें हाइपरवोल्यूमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, लोड इंक्रीज हो जाता है, अनहेल्दी हार्ट है तो क्या होगा, हार्ट फेल्योर हो जाएगा। ऐसा समझो, एनीमिया है तो लेस होगा क्या, हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा क्या रहेगा, लोड रहेगा हार्ट के ऊपर, तो जब ज्यादा लोड रहेगा हार्ट के ऊपर तो कंपनसेटरी ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो हार्ट फेल्योर होगा, राइट। अब देखें हम लोग कि पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो है ना, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब हम क्या समझेंगे कि पेशेंट में जो फिजियोलॉजी है वो कैसे अफेक्ट करती है। हार्ट हुआ, किसी प्रकार का काज उसके सामने आया और कोज आया तो जो क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कंप्रोमाइज हुआ, कार्डियक आउटपुट कंप्रोमाइज हुआ, पेरिफेरल परफ्यूजन कंप्रोमाइज हुआ, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। जो अगर फेल हो गया तो सीसीएफ हो गया, प्रीसिपिटेटर के कारण स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, पेरिफेरल परफ्यूजन डिक्रीज, और रिजल्ट में हमें क्या मिला, कंजेशन मिला, या तो लंग्स में या तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में।
तो कार्डियोवास्कुलर जो रीमॉडलिंग है, ये चीज अपने को देखने को मिलेगी कि इस पेशेंट में जब सीसीएफ एस्टेब्लिश अच्छे से हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, ब्रेन का परफ्यूजन डिक्रीज हुआ, एएनएस का स्टिमुलेशन हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, हार्ट रेट बढ़ गई है, रेस्टिंग टेकिकार्डिया हो गया। और ये देखने को मिलता है सीसीएफ में। कोई पूछे कि रेस्टिंग टेकिकार्डिया किसी पेशेंट में कब देखने को मिलता है? जब पेशेंट क्या हो जाए, पेशेंट में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण है, किसमें? सीसीएफ में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हमको वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है तो बीपी इंक्रीज होती है, आफ्टर लोड बढ़ता है, फटीग होता है पेशेंट, हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। राइट, अब कोज क्रोनिक कंपनसेशन हो सकता है इसमें। जो क्रोनिक कंपनसेशन है वो ऑन है, ऑन ऑफ होता है ना, तो ऑन है, चल रहा है इसका मतलब। तो ग्रेजुअली इंक्रीज होने वाला है लोड किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर। और जब हार्ट के ऊपर लोड इंक्रीज होने वाला है ना तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट है, तो फेल्योर एट सेम लेवल पे क्या होने वाला है? फेल होने वाला है। और इस किसको लीड करेगा? ये सीसीएफ को लीड करने वाला है। तो ये चीज अपने को क्या देखने को मिल सकती है? वेंट्रिकुलर डायलेशन में, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में, है ना। और क्या कारण हो सकता है? रास का एक्टिवेशन हो सकता है, रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है वो उनका एक्टिवेशन होना। तो इसमें क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होगा, तो किडनी अफेक्ट होने वाली है, एल्डोस्टेरोन निकलने वाला है, इंक्रीज सोडियम बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, रिटेंशन होगा, इंक्रीज होगा वास्कुलर वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट मेंटेन होगा। ठीक है, और अगर कंटिन्यू रास रहता है ना तो ब्लड प्रेशर क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा, प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा, और स्ट्रेचिंग होगी, वेंट्रिकुलर इंक्रीज होंगे, है ना। तो नाइट्रोयूरेटिक जो पेप्टाइड जो बीटा टाइप की जो प्रोटीन्स हैं वो कंपनसेशन के कारण आर्टेरियल और वेनस जो डायलेटर हैं प्रीलोड और आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, रिमॉडलिंग हो जाएगी हार्ट में। अब ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई क्या देंगे हम लोग? सबसे पहला आता है कार्डियक आइनोट्रोप्स। दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स और नेगेटिव आइनोट्रोप्स। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स वो होते हैं जो फोर्स को इंक्रीज करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का जो काम करेंगे उनको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। दूसरा होता है नेगेटिव आइनोट्रोप्स, जो कार्डियक आउटपुट या जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको डिक्रीज करने का जो काम करता है, कम करने का जो काम करता है, उनको बोलते हैं हम नेगेटिव कार्डियक आइनोट्रोप्स। ठीक है, तो और क्या देंगे हम उस पेशेंट को? डायरेटिक्स दे सकते हैं, आर्टेरियल डायरेटिक या वेनस डायरेटिक। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है? जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की हम बात कर रहे थे उसमें अपने को डिपेंड करता है कि किस टाइप का हार्ट फेल्योर है ना। वेंट्रिकल फेल्योर है या जो वेंट्रिकल है वो किस टाइप का फेल है, डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट कितना है, कोज क्या है और ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं किस पेशेंट को, जिस पेशेंट में सीसीएफ हुआ। अब अल्टर्ड होता है क्या? आउटपुट अल्टर्ड होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट फटीग होगा, पेशेंट लतारजी होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा, है ना, डिजीनेस, गिड्डीनेस, वीकनेस, सिनकॉप, फेंटिंग, यूरिन आउटपुट का डिक्रीज होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे इस पेशेंट में जिसमें सीसीएफ हुआ है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी। दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फेल्योर है, इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा? इसमें अपने को देखने को मिलेगा कि भाई पल्मोनरी जो सिम्टम्स हैं वो अपने सामने आएंगे। किसमें बात कर रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में क्या क्या देखने को मिलेगा? अपने को कफिंग देखने को मिलेगी, अपने को डिस्निया देखने को मिलेगा, अपने को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, ठीक है, अपने को क्रेकल्स साउंड देखने को मिलेगा, अपने को हिमोप्टेसिस देखने को मिलेगा। कफिंग पहला साइन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, हिमोप्टेसिस और क्रेकल साउंड, ये चीजें अपने को देखने को मिलेगी। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या पिंक फ्रोथ भी हो सकता है। ये पिंक फ्रोथ हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो हमने बोला हिमोप्टेसिस हो सकता है, ब्लड हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? कंजेशन हो रहा है,
पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है। तो ये क्लासिकल जो सिम्टम्स है ना, उसमें अपने को देखने को मिलेगा कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, पेशेंट को ब्लड और स्पूटम जो है उसमें ब्लड आ रहा है, पिंक फ्रोथ हो रहा है, टे की पनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज अपने को देखने को मिलेगी। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम एजिटेशन देखने को मिलेगी, अल्टर्ड लेवल होगा ऑक्सीजन का पेशेंट में, सीएनएस डिटोरिएशन होगा पेशेंट में, कफ फ्रोथ जैसा देखने को मिलेगा, ब्लड होगा उसके साथ में, ब्रीथलेसनेस हो सकता है, डिस्निया होगा, ऑर्थोपनिया होगा, पेशेंट ट्राइपोड पोजीशन में बैठ जाएगा, है ना, एक बैठ के ऐसे कर लेगा, इसको बोलते हैं हम ट्राइपोड पोजीशन। एयर हंगर देखने को मिलेगी कि पेशेंट हमेशा क्या करेगा, ऐसा बोलेगा कि मुझे सांस नहीं आ पा रही है ना, एक्सेसरी मसल्स का यूज करेगा पेशेंट। तो पेल पलर साइनोसिस देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशंस पेशेंट में देखने को मिलेगा, पर्स्पिरेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा और डाइफोरोसिस देखने को मिलेगा। ये सब चीजें देखने को मिलती है पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर फेल्योर में। दूसरा है राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर। भाई राइट वेंट्रिकुलर में क्या हुआ था, सिस्टमिक प्रॉब्लम से हुई थी, तो अपने को क्या देखना है, सिस्टमिक प्रॉब्लम हुई थी तो जुजुलार वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, है ना, अनासार्का देखने को मिलेगा, सिस्टमिक कंजेशन देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, पेरिफेरल में एडिमा देखने को मिलेगा, है ना, डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगा। ऐसा अपने को CTOS मतलब सेल टिश्यू ऑर्गन और जो सिस्टम्स हैं वो अफेक्ट होने वाली है किसी पेशेंट में जिसमें क्या है, कंजेशन है, और वो भी कौन सा, सिस्टमिक। तो जुजुलार वेन में डिस्टेंशन है, नेक वेन में डिस्टेंशन है, तो इंक्रीज होगा जुजुलार वेन का प्रेशर। पॉजिटिव हिपोटिक जो जुजुलार रिफ्लेक्स है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लीवर में कंप्रोमाइज होगा, कंप्रेशन के कारण इंक्रीज होगा क्या, JVP जुजुलार वेन प्रेशर। तो कहीं भी बॉडी में क्या हो सकता है, इफ्यूजन हो सकता है, भाई ये बात याद रखना है। पेरिटोनियल हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, पेरिकार्डियल में इफ्यूजन हो सकता है, ऑर्गनोमेगाली हो सकती है, कैकक्सिया देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, कैकक्सिया, कैकक्सिया का मतलब होता है वेट लॉस होना। ठीक है, ये क्लिनिकल साइन सिम्टम्स थे किसी पेशेंट के जिसको क्या था, साइन CCF था। अब बात करते हैं क्या क्या जांच कर लेंगे हम लोग, इसकी जांच तो करेंगे हम लोग, है ना। तो जांच जो करेंगे वो क्या क्या हम जांच कर सकते हैं, तो पहला हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें हिस्ट्री कलेक्शन से कोज देखने को मिलेगा उसका, और क्या देखने को मिलेगा, जो रिस्क फैक्टर है वो देखने को मिलेगा, और प्रिसिपिटेटर जो है वो अपने को देखने को मिलता है किसके से, हिस्ट्री कलेक्शन से। दूसरा बात करेंगे ना हम लोग, तो दूसरा क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे हम लोग कि जो प्रेजेंटेशंस है ना, सिम्टोमेटिक जो प्रेजेंटेशंस हैं, तो हम जो प्रेजेंट कंडीशन जो है किसी पेशेंट की वो हमें पता चलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन से। वाइटल साइंस हम चेक करेंगे, सिम्टम्स हम देखेंगे, वो सारी कंडीशंस हम देखेंगे कि क्या असेस हो रहा है पेशेंट को, कोज, रिस्क फैक्टर, प्रिसिपिटेटर, कंडीशन, कॉम्प्लिकेशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं, कोज, कंडीशन और कॉम्प्लिकेशंस को असेस करते हैं हम लोग, है ना। तो हिस्ट्री में क्या असेस कर रहे हैं, हम कोज को असेस कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर को असेस कर रहे हैं और प्रिसिपिटेटर को असेस कर रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या कर रहे हैं, कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन को देख रहे हैं हम लोग कि अभी कंडीशन क्या है। अब और जांच क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। जो कार्डियोग्राफी है ना, ये क्या काम आती है, इस इकोकार्डियोग्राफी का फंक्शन होता है कि अनाटमिकल जो स्ट्रक्चर होती है, मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होती है हार्ट की, उनको असेस करने के लिए देखा जाता है हार्ट की साइज, हार्ट की शेप, वाल्व, जो लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, जो कार्डियक रिमॉडलिंग हुई है, इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं किसके द्वारा, इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा। पेशेंट में CBC कर सकते हैं ये असेस करने के लिए कि एनीमिया तो नहीं है ना। BMP कर सकते हैं, बेसिक बेसल मेटाबॉलिक जो पैनल है उसको असेस करना है, क्रिएटिनिन का, सोडियम का, ये जो चीजें हैं उनको हम असेस कर सकते हैं। बीटा नाइट्रियूरेटिक जो पेप्टाइड है
इनको हम देख सकते हैं कार्डियक मार्कर के तौर पे सीसीएफ में। एक्सरे कर सकते हैं हम कार्डियोथोरेसिक रेशियो को देखने के लिए, है ना, कि कार्डियोमेगाली तो नहीं है, बूट शेप हार्ट तो नहीं है, कर्ली बी लाइन तो नहीं है सीन, है ना, पल्मोनरी कंजेशन तो नहीं है, इन चीजों को देखने के लिए। और क्या हम देखेंगे, हम बैट विंग अपीयरेंस को देखेंगे। बैट विंग अपीयरेंस क्या होता है कि जो कार्डियोकोस्टोफ्रेनिक एंगल होता है लंग्स का, है ना, उनको हम देख सकते हैं। एफ्यूजन को देखेंगे, ब्लंटिंग को देखेंगे, हम कंजेशन ऑफ पल्मोनरी वेन्स को हम असेस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि देखो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना, तो मैनेजमेंट में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, है ना, और पेरिफेरल परफ्यूजन बढ़ गया, ये चीजें हमें बढ़ाना है। तो क्या होगा, तो कंजेशन कम हो जाएगा, ठीक है, कार्डिक रिमॉडलिंग कम हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन को क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है। ये हमारा मैनेजमेंट का गोल होता है। तो पहला होता है हमें डिजिटैलिक जो है, डिजिटैलिस या उनसे रिलेटेड जो प्रिपरेशंस हैं, जैसे डिजोक्सिन, लनोक्सिन, ये क्या होती हैं, तो ये क्या होती हैं, आइनोट्रोप्स होती हैं, ठीक है। तो आइनोट्रोप्स क्या होती हैं कि जो इफेक्टिव जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। डिजोक्सिन की जो थेरेपेटिक जो रेंज है वो 0.5 से लेके 2 Ng/ml होती है, ठीक है। और इसका जो एंटीडोट होता है ना वो डिजीवाइंड या डिजीफैब होता है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करती हैं। कैसे, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, है ना, डिजोक्सिन के कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो ये एक्स्ट्रा कार्डियक साइड इफेक्ट क्या क्या करेगी, नोजिया और वोमिटिंग, ये मोस्ट कॉमन है, सरकारी सिम्टम्स हैं। या क्या कर सकती है, जेंथोप्सिया कर सकती है, येलो विजन कर सकती है, हेडेक कर सकती है, ड्राउजीनेस कर सकती है, ये आंखों की प्रॉब्लम भी कर सकता है, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, असेस करेंगे पेशेंट के वाइटल साइन को, है ना, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन को असेस करेंगे, थेरेपेटिक लेवल को, डिजेक्शन को मेंटेन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पोटेशियम को, हाइपोकैलेमिया को, लीड क्या करती है, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी। याद रखना है कि जब जब पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हुआ, पोटेशियम कम हुआ, तो क्या होगा, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ गई। ये चीजें हम करेंगे। डिजोक्सिन हमने पढ़ लिया, आइनोट्रोप्स क्लियर हो गया। अब दूसरा है डाईयूरेटिक्स, और डाईयूरेटिक्स में लूप जो डायूरेटिक्स होते हैं, जैसे प्रोसामाइड, लासिक्स, डाइटोर, टॉर्सेमाइड, तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे यूरिन आउटपुट को और डिक्रीज करेंगे कंजेशन को, ठीक है। अब अगला है आर्टीरियल वेनस डायलेटर, जो आर्टरी को और वेन्स को जो डायलेट करने वाले जो डायलेटर होते हैं, हाइड्रोलेजिन, है ना, साइनाइड टॉक्सिसिटी, तो ये जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये जो चीजें हैं ये देखने को हमें मिलेगी। एसी इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, एनालिप्रिल, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है एसी इनहिबिटर, वो कैप्टोप्रिल और एनालिप्रिल है। एआरबी, टेल्मिसार्टन, लोसार्टन, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, स्पाइरोलेक्टोन, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, लेबेटालोल, ये कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। हार्ट फेल्योर, है ना। अब और हम क्या कर सकते हैं इस पेशेंट में, हम पेशेंट में कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देंगे, देखो हमारा नर्सिंग का जो मैनेजमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सबसे पहले हम असेस करेंगे सीसीएफ के टाइप को, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, एक्टिविटी और रेस्ट को बैलेंस करेंगे, लीन फॉरवर्ड पोजीशन देंगे। अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है ना तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करेंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, वाइटल साइन असेस करेंगे, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, है ना, जो कार्डियक मॉनिटर होता है इसको हम कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे, एडवाइस करेंगे मेडिकेशंस के लिए, इफेक्टिव साइड इफेक्टिव मेडिकेशंस को असेस करेंगे, हम लोग मॉनिटर करेंगे लेवल ऑफ पोटेशियम को, डिजोक्सिन जब हम देते हैं। होरली यूरिन आउटपुट को, इफेक्टिव जो मेडिसिन हैं उनको, उनकी इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए होरली यूरिन आउटपुट को हम असेस करेंगे। एंटीडोट जो है मेडिसिन के उनको बेड साइड करेंगे।
असिस्ट करेंगे किसी भी प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके लिए पेशेंट को, हेल्थ एजुकेशन देंगे, फिजिकल एक्सर्शन के लिए मना करेंगे, मेंटल स्ट्रेस के लिए मना करेंगे, स्टे अवे फ्रॉम अदर पेशेंट, दूसरे मरीजों से अलग रहना है, नेवर टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू योर विश, अपनी इच्छा के अनुसार दवाई नहीं लेनी है, भाई को ये बात बतानी है ना। ये सारी जो चीजें थी वो क्या था, ये सारी चीजें थी किसी पेशेंट को सीसीएफ में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सीसीएफ था, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट नर्सिंग सभी सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे सिस्टमेट वाइज रेगुलर वाइज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।